एजुकेशन की जो प्रमोशन है ये सी है, ए और बी हमने कल किया था, सी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जी। तो बेटा प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन में वी हैव 3 to 4 main works of Sir Sayyid. बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन वर्क्स, इट मींस कि यू कैन नॉट स्किप दीज वर्क्स। इन वर्क्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ये 3 वर्क्स हैं जिनको आपने हर सूरत में जरा डिटेल के अंदर यू हैव टू मेमोराइज एंड यू नीड टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ दीज की वर्क्स। नंबर 1 MAO या मोहम्मदन, पहले लिख लें मोहम्मदन, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल है ये मैंने क्यू की तरह उसमें डाल दिया, ओरिएंटल स्कूल के आगे लिखेंगे 1875 और कॉलेज के अंदर 77 2 साल पूरे लगे। ओके बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MAO, माओ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंग्लो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंग्लो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंग्लो का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश। ओरिएंटल किसको कहते हैं? ओरिएंटल, इंडिजिनस पीपल, द पीपल ऑफ ओरिएंटल है, ओरिएंटल नहीं है, ये मेरे स्पेलिंग गलत हो गए हैं इसके, मैं इसको सही करवा देता हूँ। ओरिएंटल ORI है ये, और फिर ENTAL ये है। मैं पूरा दोबारा लिखता हूँ, मिक्स कर दिया सारा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। बेटा ओरिएंटल कहते हैं लोकल को, ओरिएंटल मींस लोकल, एंग्लो मीन ब्रिटिश। तो ये वो मोहम्मदन मुस्लिम्स को, वो स्कूल जो मुस्लिम्स को लोकल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करता था। इसके नाम को अगर आपने समझ लिया ना, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस स्कूल एंड कॉलेज focused on Western education along with local education। मतलब बेटा 2 types of educations were given in that, मतलब उसने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने मुस्लिम्स को ग्रूम किया, नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव एज वेल। अब आपको समझ आ गया कि एंग्लो और ओरिएंटल का इसके अंदर मीनिंग क्या है। अगर आपको एंग्लो और ओरिएंटल का मीनिंग आता है तो यू कैन सिंपली राइट द पर्पस ऑफ दिस कॉलेज एंड स्कूल। इज इट क्लियर एवरीवन? अब इस कॉलेज और स्कूल का क्या कोई वाकई में मुस्लिम्स ने एजुकेशन ली भी इससे? Was there any key education? आपने MAO फ्यूचर की जो लीडर्स है अली ब्रदर्स, जी जी बिल्कुल। अब इसमें ये आज ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका है। दिस कॉलेज इज यूनिवर्सिटी नाउ। ये जी बिल्कुल, ये कॉलेज आज भी ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ये कॉलेज इंडिया के अंदर आज भी प्रेजेंट है। ये इसकी बड़ी मैजेस्टिक किस्म की बिल्डिंग है। अगर आप देखें तो इसकी बिल्डिंग वही जो ऑक्सफोर्ड के स्टाइल है और कैम्ब्रिज की बिल्डिंग्स के स्टाइल है, ये उसी स्टाइल के ऊपर बनी है। थोड़ा सा लोकल इंडियन टच जरूर है इसके अंदर, लेकिन वो एक आपको हिस्टोरिकल टच नजर आ रहा है इसके अंदर। ये फंड दिया था ब्रिटिश ने उनको, ब्रिटिश से पैसे लेके उन्होंने बनाई थी। हाँ जी, लोन नहीं, ब्रिटिश ने उनको फंड किया था बिकॉज
ही वॉज वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश से क्लोज था तो ही उन्होंने लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया और फलां कॉजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट वगैरह करा। ब्रिटिश ने इनको सर का नाइटहुड का टाइटल भी दिया था, सर भी इनको टाइटल दिया था। तो स्कूल और कॉलेज ना बड़ी मेजर चीज थी, और इससे बहुत सारे मुस्लिम्स ने वो इट दिस स्कूल प्रिपेयर्ड, हाँ जी, दिस स्कूल प्रिपेयर्ड एन एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लाइक मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, दे वर द एलुमनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो क्या फिर ये एक अच्छा काम था उनका? इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मुसलमानों के फेट को चेंज किया उन्होंने। यस, ये समटाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको की रीजन के तौर पे एग्जाम में भी दिया जा सकता है। ठीक है, मे बी गिवन एज की रीजन। की रीजन ऑफ विच क्वेश्चन? 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन नहीं होता बेटा, जिसमें की रीजन होती है एक क्वेश्चन के अंदर के दिस वर्क वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद का ये की रीजन के तौर पे। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी बेटा, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनी, और ये बनी थी पहले गाजीपुर में, लेकिन इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया जब सर सैयद की ट्रांसफर हुई थी अलीगढ़ के अंदर, तो सर सैयद ने इसका हेड ऑफिस कहां पे शिफ्ट किया? इट वाज बेसिकली ए पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशर्स थे, इट वाज पब्लिशिंग हाउस ऑफ सर सैयद। पब्लिश का मतलब क्या होता है? जैसे बुक्स होती हैं, इनको साइंटिफिक राइटिंग्स को, जितनी भी साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकल, टेक्नोलॉजिकल, जितनी भी वेस्टर्न एजुकेशन से एसोसिएटेड बुक्स वगैरह होती थी, उनको टू ट्रांसलेट देम इनटू local languages. So purpose of this society was, purpose of this society was to translate western books into local languages like Urdu. Moreover, this society published articles of renowned Muslim political leaders. क्या और इसने क्या पब्लिश किया? This society also published works of renowned political leaders of Muslims, leaders and scholars of Muslims in अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट। इसमें पब्लिश किया अलीगढ़। इसी के अंदर एक ये कह लें कि एक देयर वाज ए मैगजीन
from the scientific society, ठीक है, from the platform of the scientific society. उस मैगजीन का नाम क्या था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट. अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट. ए होता है या ई होता है? बस ये are you sure? अच्छा, ई आएगा. ई, हाँ, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट. So this institute gazette was published from the platform of which society? Scientific society. So this society was very important in bringing the knowledge of the West into the subcontinent. That was the main. So hence it was a great contribution. Hence it was great contribution of Sir Syed to help Muslims, help in increasing education of Muslims. Is it clear, Radha? Done, everyone? अच्छा, इसके बाद तीसरा वर्क एजुकेशन का भी रहता है हमारा. द थर्ड मेजर वर्क इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन वाज मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. द थर्ड वर्क वाज मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. बेटा, कॉन्फ्रेंस क्या होती है? व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? ओके, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? मीटिंग ऑफ समवन रिगार्डिंग ए सर्टेन इशू. किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मीटिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस. तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से आपको पता चल जाएगा किस चीज के बारे में मीटिंग थी. इट वाज ए मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर्स एंड स्कॉलर्स. उनकी मीटिंग होती थी, उसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. आगे मैं कर रहा हूं. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886. मोहम्मदन इधर इधर इधर. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886. 1886. बेटा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से पता चल रहा है, इट वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स. it was a conference of Muslim scholars held every year after 1886. This conference held every year after 1886. Purpose was to discuss the problems of Muslims. Discuss the problems of Muslims regarding कौन-कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होती थी? रिगार्डिंग सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो गया जी, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स, ये भी हो सकती थी. पॉलिटिकल राइट्स, रिगार्डिंग देयर रिप्रेजेंटेशन
पॉलिटिकल राइट्स में रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, ठीक है, रिगार्डिंग देयर सोशल स्टेटस, रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या कंडीशंस, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करती थी। तो क्या इस वर्क को हम सिर्फ एजुकेशन के लिए फिक्स कर दें? ये वर्क पॉलिटिकल के अंदर भी आप लिख सकते हैं वैसे, क्लियर? हेंस इट was a platform, it was a platform before the formation of Muslim League, which helped in countering the threat of Congress party. कांग्रेस 1885 में बनी थी और कांग्रेस मुसलमानों के बारे में कोई भी काम नहीं करती थी। कांग्रेस वाज वर्किंग ओनली फॉर हिंदूज। तो कांग्रेस का जो एक थ्रेट था उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन तो 1906 में हुई है। Who saved Muslims from the threats of Congress domination? सर सैयद। सर सैयद की किस वर्क ने किया था, सेव किया था? टू नेशन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, बेटा इसने सेव किया था। ये इट वाज ए प्लेटफॉर्म ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बन गई ना कि सारे मुसलमानों के लीडर, जैसे आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, हम एक एजेंडा बात करते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इस्लामाबाद, तो अब हम एक एजेंडा पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस्लामाबाद के अंदर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह जो है वो इस कॉन्फ्रेंस ने काफी हेल्प आउट किया। डन। फिर उसके बाद है कि दिस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी के एनुअल सेशन में फॉर्म हुई हाँ, इसी के एक एनुअल मीटिंग थी 1906 में, जो इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग थी। इन दैट एनुअल मीटिंग Muslim League was formed. Is it clear, beta? Hence it was, कह सकते हो, hence it was a platform which saved Muslims from dominance of Congress, saved Muslims from dominance of Congress. Is it clear, बेटा? तो इस कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम्स को सेव भी किया कांग्रेस की डोमिनेंस से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा इज इट क्लियर? अरवा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक पहली वाली। इसके बाद पॉइंट डी, पॉलिटिकल वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। पॉलिटिकली क्या काम किया सर सैयद ने? पॉलिटिकल वर्क्स नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस दी इन्होंने। पॉलिटिकली कोई वर्क नहीं किया इन्होंने, बिकॉज ही वाज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही जस्ट मेड मुस्लिम्स अवेयर रिगार्डिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स। सर तो टू नेशन ये सब पॉलिटिकल वर्क्स में नहीं आता? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने मुंह से टू नेशन थ्योरी का वर्ड पूरी जिंदगी नहीं बोला। इनके कामों से हमें लगता है कि he promoted two nation theory due to his works. इन्होंने सारे काम अगर मुसलमानों के लिए किए थे तो इसका मतलब क्या है कि he just promoted one nation, तो दूसरी नेशन को तो इसने टच भी नहीं किया। दूसरी नेशन कौन सी थी इंडिया में दो ही बड़ी नेशंस हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो अगर इन्होंने मुसलमानों के लिए सारे काम किए तो इसका ऑटोमेटिकली पर्पस ही क्या है कि he believed in two nation theory। इसी वजह से इन्होंने एक नेशन को सपोर्ट किया और दूसरी नेशन को नहीं सपोर्ट किया। अगर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था या कॉलेज था, ये मोहम्मदन की बजाय इंडियन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल होता, फिर तो वो सारे इंडियंस के लिए होता। तो ही वर्कड ओनली फॉर मुस्लिम्स, देयरफॉर ही वाज द प्रमोटर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो पार्ट डी में है पॉलिटिकल awareness of Muslims, political awareness of Muslims. Is it clear? In the political awareness of Muslims, he saved Muslim, yeah, he defended Muslim point of view on many occasions.
he was believer of two nation theory. TNT is the short form of two nation theory. He believer of two nation theory as he saved and protected rights of Muslims. He saved and protected rights of Muslims through his works and comment on Hindu attitude. He saved them. Is it clear, बेटा? अब टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि टू नेशन थ्योरी क्या है? व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही. व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? कौन बताएगा टू नेशन थ्योरी क्या है? आप में से कोई बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Sir, के Hindu and Muslims are two different nations with two Hindus and Muslims are two different nations. Very good. Hindus and Muslims are two different nations. On the basis of, on which basis we can say they are two different nations? culture, language, Culture, okay. Culture, religion, okay. Or traditions, culture, religions, traditions, even political rights के लिहाज से भी, पॉलिटिकल राइट्स के लिहाज से भी दो डिफरेंट नेशंस हैं. मतलब क्या है कि इनकी हर एंगल से अगर कोई भी डायमेंशन उठाएं तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशन. सिंपल. दैट वाज द मेन बिलीव ऑफ टू नेशन थ्योरी. अब ये सर सैयद ने कब कब मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया? एज ही, इसी की एक्सपेंशन है, एज ही सेव. सर एक क्वेश्चन है. यस बेटा. सर उनके डिफरेंसेस में सिर्फ रिलीजन और सोशल नहीं था, कल्चर उनका प्रैक्टिकली सेम नहीं था? बेटा कल्चरल डिफरेंसेस जिसमें रिलीजन, जैसे सती और ठगी हैं, ये एक कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं कि सती और ठगी. अब कल्चर के अंदर बेटा आपकी क्लोथिंग भी आ सकती है, आपकी मैरिज सेरेमनीज भी आ सकती हैं. हमारे मैरिज सेरेमनी में निकाह होता है, उनकी मैरिज सेरेमनी में 7 फेरे होते हैं. ठीक है. अब ये सारी चीजें भी डिफरेंट होती हैं. क्लियर? ओके. कल्चर और रिलीजन वो ऐसी दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज और इंटरलिंक्ड होती हैं, मिंगल्ड अप होती हैं ये दोनों चीजें. सर यस बेटा. जैसे आपने निकाह वाली बात की, ये रिलीजियस में नहीं आ जाएगा? रिलीजियस में भी आ सकता है, लेकिन ये एक सोशल गैदरिंग होती है ना, शादी जो होती है ओवरऑल. ओके सर. शादी जो है तो क्या शादी जो है एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट होता है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है? जैसे निकाह है वो तो मतलब रिलीजन. नहीं, मुझे ये बताइए, शादी जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है? इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. बेसिकली तो इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना. तो इसलिए सो रिलीजन एंड सोशल सोसाइटी इज वेरी मच इंटरलिंक्ड एंड मिंगल्ड. क्लियर? ओके सर. अच्छा. सो मुस्तफा मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? अच्छा, पक्की बात है. देखने के लिए खोला था? अच्छा चलो सही है. मेरी अगर नजर ना भी जाए तो उधर से नजर आएगी एक. अच्छा. सो ही सेव्ड Muslims point of view regarding their quota
in civil services regarding their quota in civil services. तो मुस्लिम्स का जो एक कोटा था, डू यू नो व्हाट इज कोटा? कोटा किसको बोलते हैं? शेयर को। सर मतलब शेयर। जैसे रिजर्व सीट्स हो गई। हाँ, शेयर को बोलते हैं। रिजर्व सीट्स करते हैं मुस्लिम्स की, किसमें होनी चाहिए? सिविल सर्विस मींस गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमानों की, यस, सिविल सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, सर पाकिस्तान में तो basic- माइनॉरिटीज के लिए होता है ना सेपरेट कोटा। जी बेटा, मुसलमानों के लिए मैनर बिल्कुल होता है ये कोटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जवाब नहीं, इसको भेज दो पीडीएफ। अच्छा, सो रिगार्डिंग देयर कोटा, अब ये एक मुस्लिम्स का कोटा जो है वो उसके बारे में इन्होंने की। फिर उसके बाद है मोर ओवर ही प्रोटेक्टेड राइट्स नहीं, प्रोटेक्टेड लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स इन उर्दू, हिंदी कंट्रोवर्सी, ये 4 नंबर का सवाल भी इस पे आ सकता है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ऑफ 1867 in which he stated that the language of Muslims is, मुसलमानों की क्या लैंग्वेज है? Yes, in which he favored Urdu language. Is it clear? In which he favored Urdu language. Done बेटा? अच्छा, तीसरा इन्होंने एक और भी काम किया कि he also या further he stopped Muslims to join कांग्रेस पार्टी। सर सैयद ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन पार्टी इन 1885 as he knew that Congress would be dominated by Hindus and Muslims would become minority in Congress. मुस्लिम्स जो हैं वो कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी बन जाएंगे। अब ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, ये इनकी 2 नेशन थ्योरी का, ये तीनों पॉइंट्स किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? आर दीज पॉइंट्स सपोर्टिंग 2 नेशन थ्योरी? यस सर, नो? यस सर। तो सर सैयद ने, अगर सवाल आता है कि व्हाई डिड सर सैयद प्रोड्यूस 2 नेशन थ्योरी, आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब ये कोटा की बात हो रही थी ना, मुसलमानों को किसने अपोज किया था कोटा को? कोटा मुसलमानों के लिए कौन कहता था कि कोटा नहीं होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए? मुस्लिम शेयर मस्ट नॉट बी फिक्स्ड इन द जॉब्स। हिंदूस? सर कांग्रेस। तो हिंदू चाहती थी, बेसिकली हिंदूज ने कहा। अच्छा, किसने कहा था कि हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, उर्दू को नहीं बनाना? हिंदूज ने कहा था कि सेकंड लैंग्वेज बनाना है, यस सर। उर्दू को नहीं बनाना बल्कि हिंदी को बनाओ। तो किसने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया था फिर उर्दू को? सर सैयद ने। कांग्रेस पार्टी जब बनी तो सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन सर सैयद ने मुस्लिम्स को मना कर दिया कि ज्वाइन मत करें। क्यों? हिंदू डोमिनेंस हो जाएगा, और वो सही कह रहे थे, बिल्कुल। अब ये हमारे पास, जी बेटा, यस सर जब कायद आज़म शुरू में पॉलिटिक्स में आए थे तो उनका क्या ओपिनियन था सर सैयद के बारे में? सर सैयद के बारे में वो बहुत नेगेटिव था उनका ओपिनियन।
लैंग्वेजेस पे अगला चैप्टर आखिरी है, अगले वीक में सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा आपका। फिर सेक्शन 2 का मैं तकरीबन 8 चैप्टर कराऊंगा, इस 8 तो नहीं 7 तो मिनिमम हो जाएंगे, 8वां भी शायद थोड़ा बहुत हो जाए आपका, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास आगे हाफ अभी खत्म हो जाएंगे, तो हाफ फिर आगे सिलेबस जनवरी में। अच्छा, एक सवाल आ जाता है, व्हाई डिड सर सैयद प्रोड्यूस इस टू नेशन थ्योरी? 3 इश्यूज थे जिनकी वजह से सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। सैंपल क्वेश्चन चलिए आप लिखते हैं, हम लोग लिखें बेटा सैंपल क्वेश्चन। व्हाई डिड सर सैयद प्रोड्यूस हिज टू नेशन थ्योरी? तीन पॉइंट्स इसके क्या बनेंगे, ऊपर ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। सर सैयद ने क्यों प्रोड्यूस की थी टू नेशन थ्योरी? नंबर 1, so he produced his two nation theory due to the first reason, to save या to get separate quota for Muslims in jobs. दूसरा, to protect the language, Urdu language of Muslim. Language of Muslims. और तीसरा, to save Muslims from becoming a minority in India. To save Muslims from becoming minority in India. Is it clear everyone? तो इस तरह सर सैयद के सारे वर्क्स जो हैं वो हो गए पूरे। इज इट क्लियर बेटा? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? इसका बल्कि इवन मैंने आंसर भी कुछ दिन पहले कहीं पे लिखवाया था। मैं एक मिनट में आपको इसका आंसर भी भेज देता हूँ, अगर इसका आंसर ही मैं भेज देता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। एक मिनट, भेजा था कहीं पे, मैंने आंसर में भेज देता हूँ। ये मैं पूरा आंसर भी लिखा हुआ है बेटा, मैं इसको, ये मैं इसका आंसर पूरा भेज देता हूँ। इधर गया, सिलेक्ट ये कर देता हूँ। ये मैंने पूरा ना इसका 14 मार्क्स का एक आंसर सर सैयद पे लिख के दिया था, तो वो मैं पूरा आंसर आप लोगों को ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को सर सैयद पे अगर कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो वो पूरा आंसर भी मैंने आपको लिख के भेज दिया, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये एक आंसर है, ये आंसर भी आपको काफी हद तक हेल्प आउट करेगा। डन। ये किसी को भी बेटा ये आंसर चाहिए हो तो ये के अंदर है कि जैसे इंप्रूविंग वेस्टर्न एजुकेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो ये पूरा फुल फ्लेज सर सैयद के ऊपर लिखा हुआ एक आंसर है। आप जो की वर्क्स हैं वो सारे ही तकरीबन मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो ये दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग सर सैयद अहमद खान लेटर एज वेल। डन जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ये मैंने हलवा बना के आपको दे दिया, अब इसको खाना आपका काम है। अगर आप ये कहते हैं कि सर आप स्पून से खिला दें तो मुझे वो भी बता दें, मैं वो भी खिला देता हूँ। हैं? खा तो लोगे ना खुद? खाना खाना आता है खुद? नहीं आता? चलो मैं वो भी नवाले बना बना के खिलाता हूँ आप लोग। चलें जी, डन एवरीवन? नहीं, जल्दी करो। ओ चलो 5-1 मिनट लगा के आ जाओगे सब, चक्कर शक्कर लगाने जाते हो हाँ?
जी डन एवरीवन। अरवा बेटा स्क्रीनशॉट एस इट्स सर वो योर मैंने दोनों के ले लिए थे। ले लिए, ग्रुप में भेज दो भेजिए, ठीक है। ये अब हो गया, ये मैंने आंसर जो है ये बेटा आप लोगों को मैंने भेज दिया है, ये आंसर भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अरवा ने भी भेज दिया ये, अच्छा ये अरवा ने पूरा आंसर भी भेज दिया ये। अच्छा तो आप लोग ये वाला जो है ये आंसर पूरा मैंने भी लिख के भेज दिया और अरवा ने पॉइंट्स भी भेज दिए सारे, तो अब अपना सर सैयद जो है ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, आज हम एक करेंगे 6 का और एक करते हैं पहले वो, फिर हम फर्दर करते जाएंगे क्वेश्चंस। बेटा अपनी वर्कबुक निकालें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्कबुक निकाल लें अपनी। तो हम लोग पेज नंबर निकालेंगे 33, पेज नंबर क्या निकालेंगे 33 नहीं है 33 है या 79 है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में आज पेज नंबर 33 निकाल लें या 79 निकाल लें, इट्स एंटायरली अप टू यू, जो भी पेज आपका नजर आ। क्या कह रहे हैं, हाँ वो उसे बिठाए ना अंदर, उसे कहें कि अपने भाई को उन्हें बोले सर तो अभी क्लास दे रहे हैं, सर ने फारग होना है 6:20 पे, ठीक है। हाँ अंदर उनकी गाड़ी पीछे आगे पीछे लगवाइएगा, ठीक है बिठा दें जी बेटा। चलें जी, मैं 1 मिनट ये खत्म कर दूं, ये मैं ना रिकॉर्ड